लड़की है जानवी, वो 13.5 वर्ष में उसको पहला अवार्ड मिला संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन वाशिंगटन से। कि यह अवार्ड जो हमको दिया गया, यह जब फोटो आप देखेंगे तो देखें कि यह हमको बेटी दे रही है। देख के हमारी पत्नी का एक वीडियो बनाए थे, हमारे साथ जो लोग थे ये अलगे रोने लगी। आज भी सर आपके आंखों में जो है ये आंसू जो है वास्तव में जो है एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो शिक्षा को समझते हैं और आने वाले में बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को उसमें जो है निभाना चाहते हैं, उसके लिए तो ये पैगाम है आपका। अब है जो एक रास्ता हम दिए, आखिर कहीं से पहचान उसको मिला। अपने बिहार मुजफ्फरपुर में रह के सेक्सुअल राइट्स, पीरियड्स, जेंडर इक्वलिटी, रेप, HIV एड्स, इस सब बात की ग्लोबल एक्टिविस्ट होना कितनी बड़ी बात है। आप पीरियड का चर्चा माँ से लोग खुले मुंह से, वहाँ देखिए आपसे कम रेप की घटना होती है। कहा जाता है ना कि जिस चीज़ को आप ढक के रखिएगा उस पर लालसा ज़्यादा जाता है, और उसके बारे में अगर आप चर्चाएं करते रहें तो बात का प्रभाव घट जाता है। लोग नहीं माने उतना उत्तेजित हो कि नहीं उस बात को देखना सुनना चाहता है। वही बात एक पिता होके उसको पीरियड, सेक्सुअल राइट्स, इन सब बातों का ज्ञान दिए, तब आज जाके वहाँ वो वैसा मंच मिलता है। UN फाउंडेशन का मंच मिलता है कि पूरे विश्व से अगर 6 लड़की को स्पीकर में चुनना है तो आपके भारत की, आपके मुजफ्फरपुर बिहार की बेटी एक जानवी भी रहती है उसमें कि यह ग्लोबल स्पीकर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। मैं हूं ER यादव। आज मैं मुजफ्फरपुर में हूं और एजुकेशन के क्षेत्र में कह सकते हैं दुनिया में जो डंका बजता है बिहार से बजता हो, और जितने भी बड़े बड़े काम जो होते हैं वो बिहार से ही होते हैं। आज मैं इस एपिसोड में आप लोगों के लिए लेके आया हूं डॉक्टर संतोष, और आप देख सकते हैं हमारे बगल में है डॉक्टर संतोष। डॉक्टर संतोष ही नहीं, डॉक्टर संतोष विश्व के सबसे बड़े संस्था, आप समझ रहे होंगे UN की बात मैं कर रहा हूं, उसमें डॉक्टर संतोष कैसे एक मेंबर है। जिस तरह से आप सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, और उनका जो है एक नेतृत्व UN में जाके लोग करते हैं, तो एक सिंपल सा आदमी, साधारण सा आदमी डॉक्टर संतोष आखिर कैसे UN का मेंबर बना, आज उसको आप समझिएगा। दूसरा, सबसे अच्छे पिता पूरे विश्व में, भारत में सबसे कम उम्र के जो CEO सूर्यांश के बारे में आपने सब सुना होगा। 56 कंपनी के CEO हैं, आज उनके पिता हैं हमारे बीच। और आप जानेंगे, और तमाम ऐसे लोग जो हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, आज उसको एक चीज़ ज़रूर समझना चाहिए कि कम उम्र में अपने बेटे को 56 कंपनी के CEO बनाने के सफ़र में सबसे पहले डॉक्टर संतोष ने आखिर क्या क्या किया इस समाज के लिए, इस देश के लिए, और एजुकेशन ऑफ क्वालिटी के लिए। हम अपने चैनल में सबसे पहले मैं सर आपका वेलकम करता हूँ। जी नमस्कार सभी लोगों को। और मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर संतोष का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, और डॉक्टर संतोष इतनी बड़ी संस्था में UN में कैसे पहुंच गया, जहां तो प्रधानमंत्री जाते हैं, लोगों को लगता है। तो आखिर इस शिक्षा और क्वालिटी में कितना दम है कि उनको जो है UN में एक प्रधानमंत्री का दर्जा, एक एम्बेसडर का दर्जा मिलता है। जी जी, हम लोग भी अपने ही बिहार के मुजफ्फरपुर के एक साधारण परिवार से आते हैं। शुरू से ही मेरी सोच थी कि जिस फील्ड में रहें उस फील्ड में सबसे आगे रहें, एक सोच था। कभी किसी नौकरी का फॉर्म हम लोगों ने नहीं भरा, उतनी गरीबी रहते हुए भी, लेकिन पिताजी ने हम लोगों को जो एजुकेशन का क्वालिटी दिया वो हमको लगता है कि विश्व स्तरीय था वो सब। खैर पिताजी तो 2015 में गुजर गए, लेकिन हम अपना जारी रखे पूरा कार्यक्रम। हमने क्या किया कि 18 वर्ष की उम्र से ही, या उससे पहले से भी कह लीजिए, क्योंकि 18 साल से आप किसी पद को पा सकते हैं किसी संस्थान में भी, तो 18 वर्ष से ही समझिए समाज सेवा को हमने चुना। और समाज सेवा चुनने के बाद तब उसी समय से हमारी एक लालसा रहती थी कि NGO संस्थान तो काफ़ी लोग, लाखों लोग पूरे दुनिया में चला रहे हैं, एक अलग पहचान इसका कैसे हम दें। लगे रहे। इस बीच में काफ़ी काम किया हम लोगों ने, सरकार से मिलके, केंद्र से, राज्य से। बीच में एकाएक मन में आया कि UN, जैसे आपने अभी कहा कि सबसे बड़ी संस्थान सही में है, वो पूरे वर्ल्ड के सभी सरकारों का समझिए गार्जियन है पूरी दुनिया का।
वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। तो चूँकि संस्था जगत में थे तो मन में एकाएक आया कि अब यूएन में कैसे हम पहुँचें। वही पहुँचने के दौर में हमने अपना आवेदन अपने संस्थान का डाल दिया। डालने के बाद पूरी दुनिया से हजारों संस्थान इस कड़ी में अपना आवेदन दिए। सभी लोगों से के बारे में पूछा जाता था, विभिन्न विषयों पर उसमें डिटेल देना रहता था कि आप में क्या खासियत है, आपकी संस्थान कैसे अलग है। तो काफ़ी दिनों तक यह सिलसिला चला। सिलसिला चलने के बाद एक 56 देशों का, पूरी दुनिया के 56 देशों का एक सब कमेटी बना इस बात के रिव्यू के लिए कि जो NGOs, जो इंडिविजुअल्स के आवेदन आए हैं उसमें कितना दम है। फिर उस रिव्यू में भी क्या हुआ कि काफ़ी सारे संस्थान पीछे छूट गए। उस बार में जब हमारा हुआ था, भारत से लगता है कि एक चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया ही था। वो यूएन के NGO कमेटी के द्वारा उसको क्या किया गया कि स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस, इस स्टेटस के बारे में बोला जाता है द हाईएस्ट स्टेटस गिवन टू ए फ्यू NGOs इन द वर्ल्ड बाय द टॉप मोस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्लोब। यानी संस्थान को दी जाने वाली दुनिया के सर्वोच्च संस्थान द्वारा सबसे उच्चतम उपाधि। जब मिला तो हम उस समय वैष्णो माता के दर्शन से लौट रहे थे, ट्रेन में ही यह ईमेल हमको मिला। क्योंकि कई बार ईमेल आता था तो पहले देख के भरोसा नहीं हो रहा था ये कौन चीज़ का ईमेल है। रात में जैसे ही खोले तो देखे कि कंग्रेचुलेसन्स, हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेसन्स, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ग्रांटेड विद द स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस। उसके बाद यहाँ आए। यहाँ आते ही 5-7 दिन के बाद वहाँ से यूएन के एक सेशन में भाग लेने का एक बुलावा आया। तो फिर अमेरिका का वीज़ा, काफ़ी दूर लगता था कि अमेरिका जाना है। उससे पहले हालांकि थाईलैंड हम उससे पहले पिताजी को लेके गए थे। उनका जब कैंसर हुआ था तो हम सोचे कि एक आध जगह अलग भी पूछ लिया जाए। तो लेकिन अमेरिकन वीज़ा के लिए जब आवेदन किया तो वहाँ जब इंटरव्यू होने लगा 36-37 मिनट तक कंसुलेट जनरल के जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो पूछती रह गई। हमने धारा प्रवाह जवाब हर बातों का देते गया। हमको मन में आ रहा था कि इतना क्वेश्चन कर रही हैं, कहीं ऐसा नहीं कि हमारा वीज़ा ही नहीं अप्रूव करें। मन में आ रहा था, चूँकि पहली बार जाना था। फिर रुक के क्वेश्चन करने लगी और तो सुनते थे भी कभी कभी कि यूएस का वीज़ा बहुत टफ होता है। हालांकि आप लोगों की दुआ से हमने उसको कंप्लीट कर लिया। वो अंत में पूछी कि मतलब आप जो अभी जिस सेशन में जा रहे हैं उसके संबंध में कुछ बोलिए। तो इंग्लिश में ही हमने बोला कि एनीवे दे विल जज। एक टॉपिक हमने यूएन में स्टेटमेंट भेजा था कि एनीवे दे विल जज। कौन? अपने मेल प्रजाति के बारे में हमने एक लिखा, एक सोच जो आदिकाल से चला आ रहा है कि नारी अगर रास्ते से गुजर रही है तो उसको घूरेगा ही, देखेगा ही, और एक मन में एक भावना बना लेता है ये कैसी है, गोरी है, काली है, पतली है, लंबी है। और जो जिनका अच्छे संस्कार होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, और जो गलत संस्कार होते हैं सुनते हुए घबराहट कोई ना कोई घटनाएं देश और दुनिया में होती रहती हैं। तो यह बात सुन के उसको उनके चेहरा पर थोड़ा हंसी आया। उसका हम तो चले गए, हमको उस समय तो बताया ही नहीं कि अप्रूवल, बाद में अप्रूवल हो गया उसका। 1 महीना के अंदर वीज़ा भी आया। फिर हुआ दौर यहाँ से अमेरिका जाने का। तो उसमें भी एक अजब एहसास था। हमारा पासपोर्ट वीज़ा जहाँ स्कैन करता था उन लोगों को लग जाता था कि ये यूएन जा रहा है। तो पहले अपने ही दिल्ली से जब माइग्रेट कर रहे थे वहीं पर एक अलग व्यवहार हमारे साथ, हम भी आश्चर्यचकित थे। जबकि हम अंदर से थोड़ा हिचक रहे थे, डर रहे थे कि भाई जाना है, कहीं कोई ऐसा पेपर नहीं मांग दे, इतना लंबा लाइन होगा, बहुत सारी चीज़ें, कहीं पेपर नहीं मांग दे या कोई कमी हो जाए, कहीं छूट न जाए हमारा सेशन। लेकिन उस भीड़ से जैसे ही हमारा बारी आया और स्कैन किए, वो अलग से एक रास्ते से हमको बुलाए वहाँ पर और पूछते हैं कि आप यूएन जा रहे हैं। तो आपको भी आश्चर्य हुआ होगा। हाँ, आश्चर्य हुआ, उनको खुद आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि यह लड़का यूएन कैसे जा रहा है। फिर उनको, चूँकि भीड़ काफ़ी लंबी थी, 3-4 मिनट में हमने ब्रीफ कर दिया कि किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन हुआ है। और देश से 3-4 लोग ही ऐसे हैं जो यूएन के सदन में सेशन में भाग ले सकते हैं। उसमें भी चूँकि हमारे एनजीओ को स्टेटस मिला, वो और उस एनजीओ के हम चीफ हैं,
उस हैसियत से हम वहाँ जा रहे हैं। काफ़ी खुशी मिली। हमारा कोई चीज़ उन्होंने चेक नहीं किया। एक यूएन का जो विश्वास होता है, जब अमेरिका वगैरह जाइएगा ना तो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कितना लेके जा रहे हैं, यह सब पूरा वॉच कर लेता है कि यह आदमी वहाँ से लौटने लायक है कि नहीं। तो इस प्रकार की कोई प्रक्रिया से हम नहीं गुजरे। एक विश्वास कि जिस आदमी को यूएन ने सर्टिफाई किया है, जिस संस्थान को, वह आदमी है, उनसे हम क्या पूछें कि डेबिट क्रेडिट कार्ड है कि नहीं है। तो एक डर वहाँ से समाप्त हुआ। कुवैत एयरपोर्ट पर वैसा ही बात। आयरलैंड में उसी तरह से अन्य लोगों को देखे बहुत जांच की प्रक्रिया था, जांच हुआ हमारा भी, लेकिन उतना उस तरह से नहीं हुआ कि हम कपड़ा उतार रहे हैं। इस तरह से कोई सामना हमको नहीं करना पड़ा। फिर सदन में पहुँचे। सदन में उस समय जो सेशन था, वह सेशन था स्टेटस ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड। पूरे सेशन में समझिए, अमेरिका के उस यूनाइटेड नेशन मुख्यालय में भारत से 2 लोग ही थे। एक हम थे और माननीय प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री उस सत्र में नहीं गए थे तो उनके डेलीगेट के रूप में डॉक्टर नंदिनी आज़ाद थी। आप मधुबनी साइड से हैं तो दरभंगा के सांसद कीर्ति आज़ाद जी की भाभी हुई, और उनके हस्बैंड डॉक्टर यशोवर्धन आज़ाद जो भारत के सूचना आयुक्त थे, आईपीएस अधिकारी थे, उन्हीं की पत्नी डॉक्टर नंदिनी आज़ाद उस समय भारत राष्ट्रीय महिला कोष की अध्यक्षा थी। राज्य मंत्री का दर्जा होता है तो उनको डेलीगेट के रूप में वहाँ, तो पूरे भारत से हमको तो लग रहा था कि हम अकेले हैं, क्योंकि उनको हम कभी देखे नहीं थे। जब परिचय बात हुआ तब यह महसूस हुआ कि उस वैश्विक सदन में 2 लोग ही थे हम लोग। काफ़ी खुशी हुई हमको। फिर सेशन अटेंड किए। 7 दिन का सेशन था। 5 दिन अपना सेशन अटेंड करके इतनी खुशी हमको हुई कि 2 दिन पहले टिकट वगैरह सब बैक करा के और वहाँ से आगे यहाँ आएंगे तो बताएंगे बात। अच्छा। एक खुशी मिलेगी जो मुजफ्फरपुर जैसे, बिहार जैसे जगह से हमने वहाँ प्रतिनिधित्व किया है। एक नहीं बूस्टिंग एटीट्यूड आ जाता है कि भाई अपने लोगों को बताएंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे। दूसरे लोग रहते तो अमेरिका जैसे गए तो 2-4 दिन और रह जाते या पूरी 7 दिन करके आते, थोड़ा घूमते फिरते वगैरह जाते। जबकि हम न्यूयॉर्क से ही, चूँकि अकेले थे तो कहाँ घूमते, चूँकि दिन भर सेशन में रहना था और जब रात होता था तो यहाँ सुबह हो जाता था। इस तरह से हम वहाँ से करके लौटे। तो वह चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया जो संस्थान है, आपके कोरोना के टाइम में लगभग 40,000 लोगों को खाना का, माने जब लोग से नहीं मिल रहे थे, हमारी पूरी टीम और मैं खुद, सभी का फोटोग्राफ वेबसाइट्स वगैरह पर है। यहाँ मोतिहारी, बेगूसराय, सीतामढ़ी, जहाँ जितना बन पाया अपने स्रोतों से, कुछ अमेरिका से भी कुछ सहयोग आया, इन सब सहयोगों को मिला के बोरा का बोरा राशन हमने जो ज़रूरतमंद थे उन लोगों के बीच में वितरित किया। उसके बाद हमने एक बच्ची को भी गोद ले रखा है एजुकेशनली। उस बच्ची का नाम दिव्या है। हुआ क्या कि उसके पिताजी गुजर गए जब वो 1 साल की थी, मुजफ्फरपुर की ही है। और पिता के गुजरने के कल होके ही पिता का कर्म भी नहीं हुआ और उसकी माँ क्या कि दूसरी शादी कर ली और इसको अनाथ छोड़ के चली गई। वह बच्ची कैसे न कैसे संपर्क, वो 7 साल की अवस्था में पिछले साल आई हमारे संपर्क में। वो क्यों आई, तो वो सोच रही थी कि हमको 500-700 रुपया मिल जाता तो हम इस बार का फीस अपना दे लेते। फीस कहाँ देना था, वो भी सेंट्रल स्कूल में। बताइए, किसी निजी स्कूल का बात रहता तो एक समझता लोग कि निजी लोग फीस के लिए तंग करते हैं। वैसे बच्ची जिसका कोई सहारा नहीं, उसको भी सेंट्रल स्कूल में तंग किया जा रहा था। तो खैर उतना बात के हम पीछे काहे जाते हमारे। और जब बहुत देर बैठाए ना उसको, तो उसके मन में, उसके साथ उसके बाबा एक आए थे। उन लोगों के मन में लग रहा था कि कहीं देगा, कि उन लोगों को तो तात्कालिक बात था कि 500-700-1000 रुपया मिल जाता। और हम तब तक क्या कर रहे थे, हम अपने असिस्टेंट को बोले कि जाइए एक ऐसा पेपर बनाइए पहले लाइन के बाद कि इस बच्ची का 12वीं तक जो खर्च लगेगा वो हम देंगे। ऊपर बैठ के वो टाइप कर रहे थे। कुछ देर के बाद आए पेपर ऊपर लेके, और जब उनको पेपर दिए तो आँख में आंसू भर गया दोनों को, हम लोगों को खुद भर गया कि भगवान उसे अबूल बनाए रखें कि हम लोग ऐसा काम करें। तो समाज सेवा की क्षेत्र में भी काफ़ी बात। अभी आप शुरुआती दौर में एक बात बोले कि सूर्यांश के पिता, तो सूर्यांश जिस एक्टिविटी में 13 वर्ष से है, आप लोग उस समय, हमारे समय में मीडिया वगैरह नहीं रहता था, हम भी मैट्रिक का एग्ज़ाम 13.5 साल में दे के और अलग एक्टिविटी में लग गए। कभी कोई नौकरी वगैरह का सोच नहीं रहा। तो वही प्रभाव, और जो वैश्विक स्तर पर हम पहुँचे हैं,
एक क्या होता है कि वाइब्रेशन होता है, जहाँ जिन लोगों के साथ आप बैठेंगे तो एक रेज निकलता है, वह रेज आपको प्रभावित करता है। इन सब बातों के प्रभाव से क्या हुआ कि हमारी एक लड़की है जानवी, वो 13.5 वर्ष में उसको पहला अवार्ड मिला संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन वाशिंगटन से। और उस समय अवार्ड समारोह में जो वहाँ से वर्चुअल ही हुआ था, चूँकि कोरोना था, जून 2020 में आदरणीय मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, प्रियंका चोपड़ा, मलाला यूसुफजई जैसी हस्ती के सामने इसके नाम का जब घोषणा हुआ तो काफ़ी अलग तरह का लग रहा था। ऐसा क्यों हुआ? अभिभावक लोगों को हम यह कहना चाहें कि बच्चे को सिर्फ ये नहीं कहिए कि आप पढ़िए, पढ़ाई तो सबसे आवश्यक है, बिना ज्ञान के कुछ है नहीं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसके पास अलग कोई स्किल है, स्पीकिंग कैपेसिटी, पेंटिंग कैपेसिटी, सिविंग नीटिंग कैपेसिटी, स्पोर्ट्स में जिस चीज़ें मन लगता है। बहुत बच्चे को देखिए कि मोबाइल पर गेम खेल रहा है, देखते रहिए उसको। अगर आप ही के बच्चे हैं तो उसको कहिए गेम खेल रहा है ना, तुम गेम खेल रहा है, देखो जो गेम का पोर्टल बनाया, कमाई तो उसको जा रहा है, तुम भी एक गेम का ऐप बना लो। इस तरह से जब आप प्रेरित करेंगे तो उस बच्चे को लगेगा कि आप उसके दोस्त हैं। और सिर्फ पढ़ने के लिए अगर कह रहे हैं, आज के ज़माना, हम लोगों के समय में अलग बात था, उस समय मोबाइल डिजिटल मीडिया कुछ नहीं थी, आप कुछ जान ही नहीं सकते थे किताब के अलावा। पिताजी किन्हीं के भी हों यही कहते हैं, पढ़ै छे कि ना। अब जब जी मेरा सर सवाल एक इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एक पिता जब उनके संतान जो है उस लेवल को क्रॉस करता है, जिस लेवल की कल्पना जो है शायद लोग कभी कभी सपना में करते होंगे सर, अभी के टाइम में जिस तरह का माहौल जो है, जिस तरह का एक डेवलपमेंट एजुकेशन का जो हमारे बिहार में जो है, जिस तरह से माहौल तैयार किया गया है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, यूथ के द्वारा हो और सारे कोचिंग संस्थान के द्वारा हो, उस दौर में इस तरह का लेवल प्राप्त करना, ये एक वास्तव में जिस ढंग से आप जिस लिवाज में है, उस लिवाज को जो कोई जानते होंगे तो ये कहते होंगे किसी यूनिवर्सिटी का और ये जो है डिग्री का सिंबल है। मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये काला जो टोपी है, लाल जो ये आपके गले में पट्टा है, वो इंडिया से भी बाहर के हैं, उसके बारे में भी सर जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या कहना आप? ये हमारा ऑनरेरी डॉक्टरेट है। वो साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी, बुसान क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेन स्टडीज़ ने यह तय किया कि हमारे जितना बात आपको बताया, काफ़ी बात छूट रहे हैं, इसमें संभव भी नहीं है, उतना डिटेल करेंगे तो दिनों लग जाएंगे, क्योंकि एक 30 साल का एक पूरा जर्नी है। तो यह सब कहीं न कहीं से लोग देखते रहते हैं, पूरी दुनिया के लोग। और यूएन में पहुंचने के बाद एक ग्लोबल चेहरा कहिए बन गया। भले ही जो रूरल एरिया के लोग कम जानते हों, लेकिन वैश्विक स्तर पर चूँकि 500 से अधिक मीटिंग में हम खुद शामिल हो चुके हैं, और हर जगह कहीं भी जो अगर ऑनलाइन भी है तो शो होता रहता है कि रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, तो देखने वाले देखते रहते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया, और ऊटी में यह समारोह हुआ। हमारे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर के महामंडलेश्वर खुद थे वहाँ उपस्थित। इसके अलावा कई साधु संत, चूँकि शिक्षा का फील्ड है, कई वाइस चांसलर, माने शिक्षा से जुड़े काफ़ी लोग थे। ऊटी में समारोह हुआ, और इस समारोह का भी एक क्या कहते हैं, झलक हम कहते हैं कि यह अवार्ड जो हमको दिया गया, यह जब फोटो आप देखेंगे तो देखें कि यह हमको बेटी दे रही है। तो ये जो एक पिता का जो कर्तव्य है कि हाँ चलो बच्चे जो है होते हैं, उस बच्चे को जो है पढ़ा लिखा के एक बड़ा अच्छा इंसान बनाना, लेकिन बेटी के द्वारा जो कैसे मिला इसको जानने का सर बड़ा रोचक है। ऊटी में जब हम लोग गए तो 6 लोग हम लोग थे, 4 लोग हम लोग हुए, एक साथ रहते हैं वो थे, और एक जो जानवी के साथ रहती है लड़की अभी मुंबई में, वो थी। 6 लोग थे, बैठे हुए थे ऐसे ही। और ये लोग क्यों थे, तो पापा को मिलेगा तो एक वो पल देखेंगे, और दूसरा है कि फोटोग्राफी करेंगे। अच्छा। मन में कोई बच्चा जाता है तो वही आता है। जानवी भी 16 साल की है। वो बैठी हुई थी तभी आयोजक, जो मुख्य आयोजक थे, उनका नज़र पड़ा, हमसे आके पूछते हैं, इज सी जानवी? वो उनको भी कहीं यूएन में देखा होगा? नहीं, आप ही लोगों के कारण प्रेस मीडिया न्यूज़पेपर्स कहीं देखे होंगे। इज सी जानवी? यस ऑफ कोर्स इज। इतना पूछ के वो चले गए। मंच पर 6 कुर्सी लगा हुआ था। महामंडलेश्वर महोदय थे, वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के,
कई हस्ती थे, माने 6 कुर्सी था जो मेन स्टेज पर था, और हम लोग सामने बैठे हुए थे। चूँकि हमको अवार्ड मिलना था, हमारे जैसे हमको लगता है 12-14 लोग थे पूरे देश से जिनको डॉक्टरेट से विभिन्न फील्ड में नवाजा जाना था। तो हम लोग तो सामने ही बैठते। 5 मिनट बाद जब उधर से आते हैं वो, तो कहते हैं जानवी इज हियर बाय अपॉइंटेड एज द स्पेशल गेस्ट ऑफ दिस सेरेमनी। समझिए कितनी बड़ी बात, माने रोआ अभी हमारा खड़ा हो रहा है कि, और हमारे बगल से यह जाके 7वां कुर्सी लगता है और यह मंच पे बैठ जाती है। और हमसे पहले 4-5 लोगों को मिला, उनको भी यही अवार्ड की, माने एक तरफ से ये थी और एक तरफ से यूनिवर्सिटी के पर्सनल थे, पकड़ी हुई थी। मेरा जब बारी आया तो स्पेशली आयोजक इसको इधर बुला लिए, और वह पल देख के हमारी पत्नी का एक वीडियो बनाए थे हमारे साथ जो लोग थे, ये अलगे रोने लगी। आज भी सर आपके आंखों में जो है ये आंसू जो है वास्तव में जो है एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो शिक्षा को समझते हैं और आने वाले में बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को उसमें जो है निभाना चाहते हैं, उसके लिए तो ये पैगाम है आपका। जो एक रास्ता हम दिए, आखिर कहीं से पहचान उसको मिला। अपने बिहार मुजफ्फरपुर में रह के सेक्सुअल राइट्स, पीरियड्स, जेंडर इक्वलिटी, रेप, HIV एड्स, इस सब बात की ग्लोबल एक्टिविस्ट होना कितनी बड़ी बात है। आप पीरियड का चर्चा माँ से लोग खुले मुंह से नहीं कर पाता है, लजा के कहता है अपने यहाँ, और वही लजाना जो है सो उन लड़कियों महिलाओं को पीछे लेके जा रहा है। जहाँ पर सेक्स एजुकेशन अनिवार्य है US वगैरह में, वहाँ देखिए आपसे कम रेप की घटना होती है। कहा जाता है ना कि जिस चीज़ को आप ढक के रखिएगा उस पर लालसा ज़्यादा जाता है, और उसके बारे में अगर आप चर्चाएं करते रहें तो बात का प्रभाव घट जाता है। लोग नहीं माने उतना उत्तेजित हो कि नहीं उस बात को देखना सुनना चाहता है। वही बात एक पिता हो के उसको पीरियड, सेक्सुअल राइट्स, इन सब बातों का ज्ञान दिए, तब आज जाके वहाँ वो वैसा मंच मिलता है। UN फाउंडेशन का मंच मिलता है कि पूरे विश्व से अगर 6 लड़की को स्पीकर में चुनना है तो आपके भारत की, आपके मुजफ्फरपुर बिहार की बेटी एक जानवी भी रहती है उसमें कि यह ग्लोबल स्पीकर है। फॉर ब्रेक।